हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th चैप्टर 4 एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज हम परमाणु संरचना के बारे में जानेंगे। क्यों इससे पहले हमने पहले अध्याय में डाल्टन के परमाणुवाद के बारे में जाना था। डाल्टन का परमाणुवाद के अनुसार कोई भी परमाणु अविभाज्य है। अविभाज्य अर्थात उसे विभाजित नहीं किया जा सकता, और जो द्रव्य का सबसे सूक्ष्मतम कण है उसे परमाणु बोला गया। तो परमाणु किसी भी तत्व के जो परमाणु हैं भार और आकार में समान होते हैं, ये अवधारणाएं थी उसकी, और ये परमाणु अविभाज्य रूप में ही अभिक्रिया में भाग लेता है। तो आज हम परमाणु की संरचना के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह से परमाणु की संरचना को ज्ञात किया गया। तो यदि हम किसी जैसे एक कंघे को लेकर के सूखे बालों से रगड़ते हैं और उसे छोटे छोटे तिनकों के पास या कागज़ के टुकड़ों के पास लाते हैं तो उसमें आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए ही परमाणु अविभाज्य है इसकी खोज हुई। इसका पता लगाया गया कि परमाणु अविभाज्य है, परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। तो परमाणु को विभाजित करने के लिए, विभाज्यता का पता लगाने के लिए 1886 में गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणें का पता लगाया। कैनाल किरणों को हम गोल्डस्टीन किरणें भी कहते हैं, इन्हें एनोड किरणें भी कहते हैं, धन किरणें भी कहते हैं। तो ये जो किरणें थीं जिन कणों से मिलकर बनी थीं उन कणों को प्रोटॉन कहा गया। उन कणों को हम बोलते हैं प्रोटॉन। तो प्रोटॉन जो है हमारा, प्रोटॉन को हमने P से प्रदर्शित किया, P पॉजिटिव चार्ज। इसका आवेश था वो +1 था और इसका द्रव्यमान था वो 1 इकाई था। इसका द्रव्यमान 1 इकाई माना गया। इसके पश्चात ई रदरफोर्ड, आज जिस दिन मैं ये अभी वीडियो बना रहा हूँ 30 अगस्त को इनका जन्मदिन भी है। जन्मदिन में होता है रदरफोर्ड का। तो रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन का पता लगाया था। इलेक्ट्रॉन कैथोड किरणों की सहायता से। तो इलेक्ट्रॉन को हम ई से प्रदर्शित करेंगे। इस पर इकाई ऋणावेश होता है और इसका जो द्रव्यमान था 9.1 × 10⁻³ kg था, किलोग्राम था। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन की तुलना में लगभग 2000 गुना अधिक है। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो परमाणु था, इस तरह से परमाणु के कण जो माने गए, अब परमाणु सब एटॉमिक पार्टिकल्स, तो परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से बना है यह माना गया। परंतु 1932 में बेरिलियम पर एल्फा कणों की बमबारी से कण निकले। उन कणों को हमने न्यूट्रॉन नाम दिया। ये कण विद्युत उदासीन थे। इसका जो आवेश था वो 0 है, आवेश है वो 0 है, विद्युत उदासीन है, और इसका द्रव्यमान था वो प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर है। प्रोटॉन का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर था। प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर माना गया। इस तरह से हमारा जो परमाणु है, परमाणु के अंदर कौन से कण हमारे उपस्थित होंगे? परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन्हें मूल कण या अपरमाणु कण भी कहते हैं। मूल कण भी बोला जाएगा और अपरमाणु कण भी कहेंगे इन्हें। तो परमाणु के मूल कण हैं वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन इकाई ऋणावेश युक्त होता है, प्रोटॉन इकाई धनावेश युक्त होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश
नहीं होता। इस तरह से परमाणु उदासीन होता है, क्योंकि परमाणु पर कोई आवेश नहीं होता है। परमाणु कैसा होगा? उदासीन, -1 +1 और 0 तो टोटल 0 रहेगा ना, तो 0 आवेश होता है, तो परमाणु उदासीन होता है। तब इनकी स्थितियां क्या होती हैं परमाणु के अंदर, इसको ज्ञात करने के लिए, पता लगाने के लिए विभिन्न समयों पर विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मॉडल प्रस्तुत किए। जिनमें से सबसे पहला जो मॉडल दिया गया, सबसे पहला मॉडल थॉमसन मॉडल या थॉमसन मॉडल भी कह सकते हैं। थॉमसन मॉडल दिया गया, इसे तरबूज मॉडल भी कहते हैं, वाटरमेलन मॉडल। इन्होंने ये बताया कि जैसे तरबूज के अंदर लाल जो भाग होता है, जो खाया जाता है, उन्होंने जो तरबूज का जो लाल भाग है जो खाया जाता है, उसे इन्होंने धन आवेश मान लिया, और उसके अंदर जो बीज होते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन माना गया। तो इस तरह से उन्होंने परिकल्पना की कि तरबूज की तरह से परमाणु होता है, जिसके जो लाल वाला भाग है वो सारा धनावेश है, और इसके अंदर जैसे बीज लगे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस तरह से कुल परमाणु उदासीन होता है, परंतु ये अन्य तथ्यों की व्याख्या नहीं कर पाए, इसलिए इस मॉडल के लिए इससे असफल रहा ये मॉडल अपने व्याख्या करने में। न्यूट्रॉनों के बारे में नहीं बता सकता, न्यूट्रॉनों की खोज भी नहीं हुई थी उस समय तक, लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन कैसे बाहर आ जाते हैं, आवेशन का क्या कारण है, इस तरह की बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाए, केवल उदासीन को ही सिद्ध कर पाए कि परमाणु उदासीन होता है। इसके पश्चात हमारे एक वैज्ञानिक दूसरे थॉमसन मॉडल के पश्चात रदरफोर्ड मॉडल दिया गया। रदरफोर्ड ने क्या किया? रदरफोर्ड ने सोने की एक पतली पन्नी ली। क्या उन्होंने सोने की ही पतली पन्नी को क्यों लिया? क्योंकि सोने की आघात वर्धनीयता प्राप्त धातुओं में, उस समय तक जो धातुएं थीं उनमें सर्वाधिक थी आघात वर्धनीयता। सबसे पतली पन्नी उस समय तक सोने की ही बनाई जा सकती थी, तो उन्होंने एक सोने की पतली पन्नी ली और उस पर एल्फा कणों की बमबारी की। एल्फा कण क्या होते हैं? एल्फा कण जो हीलियम परमाणु है, हीलियम का परमाणु क्रमांक है 2 और द्रव्यमान संख्या होती है इसकी 4। तो इसमें से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। इन्होंने जब इलेक्ट्रॉन 2 होंगे, प्रोटॉन भी 2 होंगे, परमाणु क्रमांक के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, उदासीन परमाणु में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। द्रव्य न्यूट्रॉनों की संख्या इस 4 - 2 = 2। जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉनों को निकाल दिया गया, 2 इकाई धनावेश युक्त, तो E 0 रहेगा, लेकिन प्रोटॉन नहीं निकाले जा सकते, प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन भी 2। तो ये जो परमाणु है हीलियम 2 धनावेश युक्त परमाणु को ही एल्फा कण कहा गया। हीलियम 2 धनावेश युक्त परमाणु या हीलियम नाभिक को ही हम एल्फा कण कहते हैं। तो इन्होंने सोने की पतली पन्नी पर एल्फा कणों की बमबारी की और ये प्रेक्षण ज्ञात किया कि इनमें से अधिकांश कण सीधे निकल जाते हैं। अधिकांश इसमें से एल्फा कण थे वो सीधे निकल गए थे। कुछ एल्फा कण अपने पथ से विचलित हो रहे थे अपने पथ से, और कुछ कण जिनकी संख्या बहुत कम थी ऐसे कणों की संख्या, ये ऐसे कण लगभग 12,000 कण में से एक कण वापस लौट रहा था। तो इस तरह से इन्होंने 3 प्रकार का प्रेक्षण किया। तो इसमें से क्योंकि इसको अधिकांश कण सीधे निकल जाते हैं, तो इस प्रेक्षण से ये पता लगा कि परमाणु के अंदर रिक्त स्थान होता है, परमाणु के अंदर रिक्त स्थान उपस्थित है, और कुछ कण अपने पथ से विचलित हो रहे हैं। इससे ज्ञात हुआ कि परमाणु के अंदर धन आवेश उपस्थित है, अल्प मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे कणों की संख्या सीधे निकलने वाले कणों की संख्या में कम थी, और जो सबसे कम कण जो वापस आए थे
180 डिग्री पर वापस लौट आए थे, ऐसे कणों की संख्या जैसे 12,000 कणों में से एक कण वापस आ रहा था केवल, तो उससे पता लगा कि परमाणु के अंदर कोई ठोस भाग स्थित है और इस ठोस भाग को ही नाभिक कहा गया। इस ठोस भाग को ही क्या बोला गया? नाभिक, न्यूक्लियस। इस तरह से इन्होंने ये संरचनाएं ज्ञात की कि परमाणु है, परमाणु के अंदर एक ठोस भाग स्थित होता है, उस पर धन आवेश होता है और जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, वर्तुलाकार, वलयाकार, सर्कुलर पाथ पर, वृत्ताकार पथों पर, वृत्तीय पथों पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। परंतु यह रदरफोर्ड का मॉडल है वो असफल रहा, क्योंकि यदि क्वांटम जो थ्योरी है, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये था कि यदि कोई आवेशित कण गति करता है तो उससे विकिरण उत्सर्जित होते हैं और वो विकिरण ऊर्जा के विकिरण होंगे। तो इससे इलेक्ट्रॉन है वो आवेशित कण है, क्योंकि गाइडेड आवेश होता है इस पर, आवेशित कण है तो विकिरण उत्सर्जित करेगा और विकिरण उत्सर्जित करते हुए धीरे धीरे उसकी ऊर्जा कम होती जाएगी और अंत में वो नाभिक से टकरा जाएगा और परमाणु नष्ट हो जाएगा। तो इस तरह, परंतु परमाणु को नष्ट नहीं किया जा सकता, परमाणु इस तरह, तो ये इस नियम की व्याख्या नहीं कर पाए। इस तरह से रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल था वो हमारा असफल रहा। तो रदरफोर्ड के पश्चात हमारा आता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के पश्चात था हमारा बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, तो बोर के रदरफोर्ड के पश्चात हमारा बोर का परमाणु मॉडल था। रदरफोर्ड बोर का परमाणु मॉडल। बोर ने ये बताया कि परमाणु में जो नाभिक के चारों ओर हैं वो एक निश्चित कक्षाएं हैं, जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं कि ये नाभिक के चारों ओर निश्चित कोश हैं, ऊर्जा स्तर है, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक, सबसे अंदर नाभिक था, ठोस वाला भाग, उसके पश्चात पहला कोश या ऊर्जा स्तर, इसे K से प्रदर्शित किया गया या N=1 K से प्रदर्शित किया गया, N=1। दूसरी कक्षा, दूसरा कोश था L या N=2 और थर्ड था हमारा M या N=3 और फोर्थ था N या स्मॉल n=4। तो ये पहला कोश, दूसरा कोश, तीसरा कोश, चौथा कोश, इन कोशों को ही हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। तो बोर के अनुसार नाभिक के चारों ओर कोश या ऊर्जा स्तर होते हैं और निश्चित ऊर्जा स्तर वाले कोशों में ही इलेक्ट्रॉन अपनी गति करते हैं। वलयाकार या वृत्ताकार, इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार चक्कर लगाते रहते हैं और ये ऊर्जा का इस तरह से ऊर्जा स्तरों को दिखाया गया है इसमें। और इस न्यूट्रॉन की खोज में पहले ही बता चुका हूँ। अब आते हैं हम इसके बाद में बोर मॉडल के पश्चात में। बोर मॉडल के बाद बोर-बरी का नियम क्या था, इलेक्ट्रॉनों का वितरण किस प्रकार से किया जाता है। तो इलेक्ट्रॉनों के वितरण के लिए बोर-बरी नियम के अनुसार, बोर-बरी साइंटिस्ट थे, बोर-बरी नियम। तो बोर-बरी नियम के अनुसार किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वो 2n² हो सकती है। किसी भी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² हो सकती है, जहां n कोश का नंबर रहता है। पहला कोश है तो n=1, दूसरा कोश है तो n=2, तीसरा होगा तो n=3, चौथा होगा तो n=4। इस तरह से रहता है। तो पहला कोश K कोश या n=1, पहला कोश लेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, 2 × 1²।
इक्वल टू 2। तो पहले कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। पहला कोष में के सबसे छोटा कोष होगा और इस नाभिक के सबसे पास होगा और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या केवल 2 होगी। एल कोष या n इक्वल टू 2 ले लें तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 2 स्क्वायर इम्प्लाइड 8। तो दूसरे कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या एल कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो सकती है। एम कोष n इक्वल टू 3 होगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 × 3 स्क्वायर इम्प्लाइड 18। फोर्थ लेंगे 32। इस तरह से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। पहला कोष है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8 हो सकते हैं अधिकतम, तीसरे में 18 हो सकते हैं और चौथे में 32 हो सकते हैं। इस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रॉनों को वितरण किया। ये बोरबरी नियम कहलाता है। इसी के अनुसार हम इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं किसी के लिए। जैसे हीलियम या हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। सॉरी, 1 सेकंड के लिए मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि किसी तत्व का परमाणु का निरूपण कैसे करते हैं। तो किसी तत्व के परमाणु का निरूपण नीचे द्रव्यमान से परमाणु क्रमांक को लिखा जाता है। किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाएगा और ऊपर उसकी द्रव्यमान संख्या को लिखा जाता है। 1H2, 1H3। हाइड्रोजन है ये प्रोटियम को निरूपित किया मैंने। किसी भी परमाणु को इस तरह से निरूपित करते हैं। परमाणु क्रमांक होता है परमाणु संख्या और ऊपर द्रव्यमान संख्या होती है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम रेडियो एक्टिव है। आगे चल के हम जानेंगे क्या होते हैं ये रेडियो एक्टिव। तो ऐसे जो परमाणु हैं, लेकिन ये एक ही तत्व के परमाणु थे। ऐसे तत्व किसी तत्व के वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न है, तो इन तत्वों को हम समस्थानिक कहेंगे, आइसोटॉप्स समस्थानिक बोलते हैं। ठीक है, आइसोटॉप्स बोलेंगे इनको, समस्थानिक कहते हैं। लेकिन कुछ तत्वों के परमाणु ऐसे भी हो सकते हैं जैसे 6C14 और 7N14। इनमें द्रव्यमान संख्या समान है। ये कार्बन के द्रव्यमान संख्या 14, नाइट्रोजन की द्रव्यमान संख्या 14, तो इन्हें हम समभारी बोलेंगे। ऐसे अन्य भी हो सकते हैं 18AR40, 20CA40। देखिए इनकी भी द्रव्यमान संख्या समान है, तो इन्हें हम समभारी कहते हैं, आइसोबार्स बोलेंगे, समभारी। समस्थानिकों का हमारे जीवन में बहुत अधिक उपयोग है। जैसे परमाणु भट्टी हैं तो उसमें यूरेनियम के समस्थानिकों का प्रयोग किया जाता है। कैंसर जैसी बीमारियों के इलाज के लिए कोबाल्ट है, रेडियम है, इसका उपयोग किया जाता है। फॉस्फोरस का भी उपयोग किया जाता है ल्यूकीमिया जैसी बीमारी के लिए। अन्य इसके समस्थानिकों से हम इसके लिए विभिन्न पदार्थों को बनाने, उनकी यूनिफॉर्मलिटी, समानता जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। परमाणु भट्टियों या विद्युत उत्पादन में भी समस्थानिकों का उपयोग है। ये समस्थानिक और समभारी हम इन्हें बोलते हैं। दूसरा इसके पश्चात हम अभी मैं जो बता रहा था आप लोगों को, एक टॉपिक इसका रहता है ये परमाणु जो संख्या है, परमाणु संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर रहती है ऑलवेज, क्योंकि परमाणु पदार्थ का मूल गुण है। और द्रव्यमान संख्या है ये भौतिक गुणों को प्रभावित करती है, भौतिक गुणों को प्रभावित करेगी। तो इनके रासायनिक गुण लगभग समान होंगे लेकिन भौतिक गुणों में भिन्नता होती है। समस्थानिक के भौतिक गुणों में भिन्नता क्यों होगी? क्योंकि इनकी द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती हैं। अब मैं कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बताना चाह रहा था आप लोगों को। जैसे ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है। अभी हमने पढ़ा था कि पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम हो सकते हैं, लेकिन इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो पहले कोष में अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो दूसरे में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? फिर 6। दूसरे में अधिकतम क्षमता
8 तक होती है। तो हमारे मान लीजिए मैंने ये नाभिक बनाया, नाभिक के पश्चात ये पहला सेल था और ये दूसरा था। तो पहले में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और दूसरे में कहीं भी बना सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, चलते रहते हैं। इसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे? 6। अभी मान लीजिए मेरे को नाइट्रोजन बनाना होता, नाइट्रोजन 7, तो पहले में 2, दूसरे में 5 होंगे। तो न्यूक्लियस पहले सेल में 2, दूसरे में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। किसी का भी हम बना सकते हैं। अभी मान लीजिए Na सोडियम 11 नंबर, पहले सेल में 2, दूसरे में अधिकतम 8 ही जा सकते हैं ना। तो 2 और 8 10 और 11। तो इसके अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो न्यूक्लियस, दूसरा 8, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी जो संख्या है वो हमारी संयुक्ता कहलाएगी इसमें। परंतु जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी परमाणु के बाहरी कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होता है। जैसे परमाणु AR का नंबर हमारा 18 था, 18, तो 2 8 8। तो इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह अक्रिय रहेगा, ये परमाणु अक्रिय रहेगा। परंतु जिनके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वह पदार्थ सक्रिय होते हैं। तो पदार्थ क्रिया, ये तत्व क्रिया क्यों करते हैं? क्योंकि अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। तो इसने 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, अब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो किसी दूसरे परमाणु के साथ से ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है या 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर सकता है। ऐसे ही Na, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसे कोई 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता 1 2 3 4 तक ही रहती है और इसमें, तो इसे 7 इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। तो ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन को अगर त्याग देता है तो इसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो ये अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके अपने बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहते हैं। तो यही जो संयोजन क्षमता है, किसी भी तत्व की जो संयोजन क्षमता है, उसी को हम संयुक्ता कहते हैं। इस तरह से हमारा ये पूरा चैप्टर में एक क्वेश्चन थे। परमाणु भार हैं, वो द्रव्य, परमाणु भार शब्द का प्रयोग किया जाता है। परमाणु भार होता है वो समस्थानिकों का औसत रहता है। किसी भी परमाणु, जो भार शब्द हैं, परमाणु भार हम कहाँ से लेते हैं? तो परमाणु भार जैसे क्लोरीन का परमाणु Cl 17 35 और Cl 17 37, ये पाया जाता है 3:1 में, 3:1 में पाया जाता है। सर जो हम तत्व प्राप्त करते हैं तो इसका परमाणु भार क्या होगा? इसका परमाणु भार ज्ञात करने के लिए औसत परमाणु भार, तत्वों के परमाणु भार दशमलव में कैसे हो जाते हैं, जबकि वैसा औसत परमाणु भार, औसत परमाणु भार निकालना है तो 35 × 3, इसका 35 × 3 रहेगा, 35 × 3 और प्लस 37 × 1, इस तरह से हम इनको, हाँ 35 × 3 प्लस 37 × 1 अपॉन 3 + 1 4। तो इसे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 35.5 यह क्लोरीन का औसत परमाणु भार होगा। इस तरह से हम परमाणु भार की गणना करते हैं। इस चैप्टर में इतना ही। आप नेक्स्ट, इससे पहले मैं चैप्टरों के वीडियो डाल चुका हूं। यदि आपने पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो मिलते रहें। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें अपने कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।